नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में एक ऐसा मुद्दा जिस पर राजनीति का रंग ऐसा चढ़ा, खालिस राजनीति क्या होती है वो आपको समझ में आने लगेगा। मुद्दा क्या था? मुद्दे की गूंज सुनाई दी, उसकी आहट सुनाई दी, आवाज सुनाई दी दक्षिण भारत से। मद्रास में, चेन्नई में, आईआईटी मद्रास में एक स्टूडेंट ग्रुप था, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल। अब वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की थोड़ी मुखालफत कर रहे थे। वहां पर जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है उस पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री में एक चिट्ठी भेज दी। एचआरडी मिनिस्ट्री ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को एक थोड़ा सा संदेश भेज दिया कि देखिए ये एक स्टडी ग्रुप है, ये कुछ कर रहा है जो ठीक नहीं है। और डायरेक्टर ने, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने सीधा चाबुक चला दिया, डिसबैंड कर दिया इस ग्रुप को। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल उठने लगे, सवाल पूछे जाने लगे, क्या मोदी सरकार की आलोचना करना गुनाह है? और जब सब बातें गर्म होती जा रही थी, उसी बीच एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करने पहुंच गए। कहां पहुंच गए? शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के घर। और उसके बाद दरअसल जो आहट शुरू हुई थी मद्रास से, चेन्नई से, उसकी गूंज दिल्ली की सड़कों पर सुनाई देने लगी। ट्वीट पर ट्वीट कर डाले शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने। ट्वीट क्या है? सिलसिलेवार तरीके से यह ट्वीट मैं आपको बताता हूं। पहला ट्वीट, राहुल ने कल एनएसयूआई के कार्यक्रम में कहा था कि जहां संघ का ऑर्डर है वहां कांग्रेस डिसऑर्डर पैदा करे। आज आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसा ही किया है। मैं जरूरी काम से घर से बाहर हूं। हर ट्वीट राहुल गांधी के लिए है। दूसरा ट्वीट क्या लिखती हैं, क्या करती हैं स्मृति ईरानी? लोकसभा चुनाव में भी अमेठी में मुझे डराने की कोशिश की गई थी। मैं ना तब डरी थी और ना आज डर रही हूं। यह ट्वीट नंबर 2। अब ट्वीट नंबर 3, समझिए राजनीति को। राहुल गांधी जब चाहें, जहां चाहें, शिक्षा समेत हर मुद्दे पर बहस करने को मैं तैयार हूं। और चौथा और आखिरी ट्वीट स्मृति ईरानी का, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ये राहुल गांधी को कह रही हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, एनएसयूआई के पीछे जाकर मत लड़ो। मैं फिर अमेठी जा रही हूं, वहां मिलते हैं। ये स्मृति ईरानी कह रही है। अब देखिए, राजनीति हो गई शुरू। मसला था, मुद्दा था अभिव्यक्ति की आजादी का। क्या हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते? हम तो रोज करते हैं, हमारा काम है। पत्रकार कर सकते हैं, कोई भी आम आदमी कर सकता है। यह सभ्य समाज है, तो छात्र क्यों नहीं कर सकते? दरअसल आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा मैं इन्हीं सवालों पर करने वाला था, लेकिन अब जो ये खालिस राजनीति हावी हो गई है उसके चलते जो मेरा आखिरी सवाल होने वाला था वो आज मेरा पहला सवाल है। पहला सवाल आज के सबसे बड़े सवाल का, क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए स्मृति ने राहुल पर किया है हमला? मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ संघ के जानकार राकेश सिन्हा भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ सीएसडीएस में प्रोफेसर और मीडिया विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे भी। अनिल, मेरा सवाल सीधा, दरअसल मसला कुछ और था। यह मुद्दे से भटकाने के लिए जिस बात पर एचआरडी मिनिस्ट्री में सवाल उठने लगे थे, कटघरे में फिर से खड़े होती दिख रही थी स्मृति ईरानी, उससे हटकर राहुल पर निशाना साधकर वो मुद्दे को भटका रही है। देखिए, जो आप कह रहे हैं बात बिल्कुल उसके विपरीत है। मुद्दों को गलत तरीके से बड़ा बनाया जा रहा है, मुद्दों को कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है। जो बात होती नहीं है, मैं आपको 1-2 दिन पहले का भी उदाहरण दूंगा। किसी महिला का किसी ब्रोकर से बात हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कोई लेन देन को लेके हुआ, उसका मुद्दा क्या बनाया गया कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार बन गई है जो कहीं अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। इस तरह का एक हवा खड़ा किया जाता है। आज का जो मसला पूरी तरह कायदे कानूनों का मामला है। एक आईआईटी मद्रास का मामला है कि उन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। सिलसिलेवार तरीके से अनिल सिलसिलेवार तरीके से आईआईटी मद्रास में क्या हुआ उस पर तो चर्चा करूंगा। उस पर चर्चा से बच रही है क्या स्मृति ईरानी? क्योंकि सवालों के घेरे में वो हैं, वो राहुल गांधी पर एक के बाद एक 4 ट्वीट मार देती हैं।
नहीं, देखिए, इसको मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मामला इतना है। अब उसके बाद NSUI वाले अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना कामकाज शुरू कर देते हैं। आजकल देखिए ऐसा है कि देश के अंदर एक ऐसा लगता है, कई दुनिया में कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ पर प्रलय की कल्पना पर विश्वास किया जाता है कि प्रलय आने वाली है। कांग्रेस के मित्र इस वक्त केवल ये समझ रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आ गई तो प्रलय आ गई है, दुनिया खत्म होने वाली है, इस तरह की बातें करने लगे। हर चीज में इस तरह का विवाद खड़ा किया जाता है। IIT के छात्र हों तो उन्हें सरकार की आलोचना करने का हक नहीं, और सड़क पर प्रदर्शन करना ये तो विपक्षी दलों का काम होता है। आप भी तो करते थे अनिल। किसने मना किया? प्रदर्शन से क्यों घबराने लगे? मना किया है विरोध करने का? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। किसने मना किया है? हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक ऐसी पार्टी है कि जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां संगठन में मंडल स्तर से पोलिंग बूथ लेवल से चुनाव होता है। हम लोग किसी तरह से लोकतांत्रिक चीजों से न डरते हैं न घबराते हैं। किसी भी तरह कोई हमारी निंदा करे, हम बिल्कुल उससे सहज स्वीकार करते हैं। रीता बहुगुणा जोशी, मुझे ये समझाइए, ठीक है आपका पूरा हक है, राजनीतिक धर्म है, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन ये जो लंपटबाजी, आप समझती हैं लंपट शब्द बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझसे बेहतरीन तरीके से समझती हैं, ये लंपटबाजी करने की क्या जरूरत कि बैरिकेड्स पर ऊपर खड़े हो जाओगे, नारेबाजी करने लगोगे? जहां पर दरअसल सरकार गिर रही थी उसे तर्क के आधार पर घेरने के बजाय आप सड़क पर लंपटबाजी करने लगे। मुझे आपके शब्द के प्रयोग पर आपत्ति है, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में जायको और अपनी विचारधारा को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए और अपनी विचारधारा के सन्मुख संगठन बनाने के और उसमें चर्चा करने का अधिकार है। वहीं लोकतांत्रिक ढंग से किसी भी गलत काम के खिलाफ लोग अपना प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, और छात्रों को सबसे आगे है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी ने जब से मंत्री बनी है, सबसे ज्यादा विवादास्पद अगर एक साल में कोई मंत्रालय हुआ है तो वो मानव संसाधन मंत्रालय हुआ है। अब चाहे वो 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन गुड गवर्नेंस के ऊपर ऐसे लिखने की बात हो कि निबंध लिखा जाएगा, सब खुले रहेंगे स्कूल कॉलेज, या फिर उसके बाद IIIT के दो डायरेक्टर्स को, IIT के दो डायरेक्टर्स का इस्तीफे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो, चाहे UGC हो, चाहे NCERT हो, चाहे बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, स्मृति ईरानी जी पूरे RSS के काडर को घुसेड़ने की कोशिश कर रही हैं। वो पूरी जो स्वायत्तता है शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, उसका हनन करना चाहती, समाप्त करना चाहती हैं। स्मृति ईरानी जी, मैं मानती हूँ कि शैक्षिक योग्यता उनकी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इतना विवेक तो होना चाहिए कि 60 साल में अगर ये प्रदर्शन हो रहे हैं हमारी रीता बहुगुणा जोशी, हम लोगों ने स्वायत्तता ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके पीछे अमेठी की फांस है क्या? नहीं, अमेठी में दो हाथ जो करने को तैयार हैं, स्मृति ईरानी को जो उतार दिया है, वहां IIIT का जो सवाल है, फूड पार्क पर जैसे राहुल गांधी को घेरा गया, उसकी टीस दिखती है क्या सड़क पर ये प्रदर्शन के जरिए? किसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं? एक मंत्री बन गई, उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि वो जिंदा ही रहती हैं बड़े आदमी के खिलाफ लड़कर। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी का जो कद है, वो स्मृति ईरानी जी 10 भी इकट्ठी हो जाए तो वो कद नहीं पा सकती है। और जहाँ तक अमेठी का स्मृति ईरानी बहुत गरीब घर से, छोटे से स्तर से उठ के आ रही हैं, कोई सिल्वर स्पून लेके नहीं आएंगे। रीता जी का घर है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, उनका कोई अस्तित्व समाज में नहीं है सिवाय इसके कि वो हेरोइन है। वो एक हेरोइन है, एक चुनाव आज तक जीत नहीं पाई है, जनता में उनकी पॉपुलैरिटी। अब आपने एक सीरियल कर दिया, नहीं रीता, आप सक्सेस हेरोइन है तो क्या हुआ? अगर वो हेरोइन है तो क्या हुआ? फेंकने से है। नहीं, अगर वो हेरोइन है तो क्या हुआ? नहीं, ये शब्द आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसीलिए है, सामाजिक उनका योगदान कुछ नहीं है। एक आंदोलन बताइए जिस राहुल गांधी का सामाजिक योगदान बताइए ना रीता जी, राहुल गांधी का सामाजिक योगदान बताइए। बहुत है, मैं बताती हूँ, किसानों के ऋण माफी से लेकर राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के, इसके अलावा क्या योगदान है उनका बताइए ना। लड़ने से लेकर और आज की तारीख में कुछ नहीं। राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण स्क्रिप्ट पढ़ने वाले पारित करने से रोकने को लेकर और पूरी पार्टी को कटघरे में खड़े करने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम राहुल गांधी। आज पूरी आपकी पार्टी परेशान है, सरकार परेशान है,
1000 आप रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अनिल बलूनी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अनिल, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रयास है आपकी सरकार का, जो उन्होंने पर्दाफाश मतलब कहीं ना कहीं बात वो है ना, अमेठी में जो दो हाथ हो रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमें दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। मुद्दा था अभिव्यक्ति की आजादी का, मुद्दा था छात्र क्या आलोचना कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बन गई तू मैं स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच, और आप दोनों अपना पक्ष उन्हीं के पक्ष में रखेंगे। नहीं, असल मुद्दे से हम भटक जाएंगे। शायद यही रणनीति थी सरकार की। अनिल, यही मेरा पहला सवाल था। सोच की आजादी पर आप क्यों चर्चा को बदल रहे हैं? संदीप जी, मैं एंकर का काम है कि सही चर्चा करवाए। नहीं, मैं चर्चा बिल्कुल नहीं बदलूंगा, पर मुझे ये खालिश राजनीति अपने दर्शकों को जो मुझसे बेहतर समझते हैं उनके सामने, अपनी मानसिकता से, उसके सामने, ये अपने दर्शकों के सामने मुझे ये राजनीति भी रखनी जरूरी है। अब मैं अहम सवाल पर आता हूँ। सवाल अब सवाल सुनिए रीता, सवाल ये, क्या मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करना गुनाह है? फिर से दोहराता हूं, ये हमारा सवाल, क्या मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करना गुनाह है? और ये सवाल इसलिए, अब राकेश सिन्हा संघ के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल बलूनी को तो मैंने वक्त दिया है। रीता जी ने सवाल उठाया, उनको जवाब देने दीजिए, ऐसा मत कीजिए जी। संदीप जी देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। बोलिए, रीता जी ने जो बोलना था, जितना विश्वामन करना था वो किया, अब उनका जवाब देना पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। तो बोलिए ना। रीता जी आज बता रही है कि स्मृति ईरानी का कोई योगदान नहीं है। स्मृति ईरानी एक फिल्मों में काम करने वाली हैं। स्मृति ईरानी भी बहुत छोटे से परिवार से, गरीब घर से निकल के आई हैं। स्मृति ईरानी के पिताजी कोई प्रधानमंत्री नहीं थे या मुख्यमंत्री नहीं थे। रीता जी, आप भी किस परिवार से आती है? आपके पिताजी मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं। अनिल माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पर नहीं, माफ कीजिए अनिल माफ कीजिए, रीता बहुगुणा जोशी माफ कीजिए, मैंने आप दोनों को यहाँ पर राहुल गांधी की शान में या स्मृति ईरानी की शान में कसीदे पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। माफ कीजिएगा, हम मुद्दे पर रहते हैं, विषयांतर नहीं होते। संदीप जी, मैंने नहीं किया। नहीं, ये शान में कसीदे पढ़वाने के लिए मैंने नहीं बुलाया। आपका कीमती वक्त अनिल बलूनी और रीता बहुगुणा जोशी मैंने कसीदे पढ़ने के लिए, जाया करने के लिए नहीं बुलाया था। मसला बहुत अहम है, क्या सरकार की आलोचना करना गुनाह है? राकेश सिन्हा, यह सवाल इसलिए क्योंकि यह पहली बार नहीं उठ रहा है, इससे पहले भी, और आप कहेंगे तो मैं उदाहरण देने गिनवाने शुरू कर दूंगा, और आप जानते हैं मेरी रिसर्च ठीक होती है इस मामले में। क्या आलोचना भी नहीं की जा सकती अब सरकार की? देखिए, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय कैंपस में हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जितनी भी आलोचना हो, आंदोलन हो, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ साथ मैं अब मद्रास IIT की बात करना चाहता हूं। वहां पर, इसको संदीप जी मुझे समय दीजिएगा, वहां 6 स्टडी सर्किल चलते हैं। विवेकानंद जी के नाम पर स्टडी सर्किल है, वंदे मातरम के नाम पर है, इस्लाम के एक अनुयायी के नाम पर है स्टडी सर्किल है, एक अंबेडकर परियार जी के नाम पर भी 1.5 साल पहले स्टडी सर्किल शुरू हुआ। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी यदि आप सभा करते हैं तो आपको टॉपिक का नाम और कौन लेक्चर देने वाले ये बताना पड़ता है। यदि टॉपिक के नाम में, यदि लेक्चरर के नाम में जो लेक्चर देने वाले संदीप जी का नाम दे दूं, उसकी जगह मैं किसी और को बुलाकर किसी और विषय पर भाषण दिला दूं, तो IISc अगली बार मुझे अनुमति नहीं देगा। तो मद्रास IIT में यही हुआ। अंबेडकर परियार जी के नाम का उपयोग करते हुए जिस व्यक्ति ने लेक्चर देने के लिए आए, उन्होंने क्या किया, करू मारियम्मन, जो कि दुर्गा जी का नाम है तमिलनाडु में, तमिल में, और दूसरा थिमेदी क्या है, जो हॉट मीन्स आग पर चलने की जो परंपरा है। इन दोनों के खिलाफ इतना विश्वमन हुआ, वो तो जातीय संघर्ष का रूप ले लेता है। और इस पर कंप्लेन हुआ कि आप वहां पर डेमोक्रेटिक डिबेट कराइए ना, आप कहिए नरेंद्र मोदी के नीतियों पर डिबेट कराइए, कौन रोक रहा है डिबेट पर? यदि कोई रोकेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मतलब नरेंद्र मोदी की आलोचना, सुनिए राकेश सिन्हा, आप एक अहम बात कह रहे हैं, राकेश सिन्हा, नरेंद्र मोदी की आलोचना के चलते डिसबैंड नहीं किया गया। एक मिनट सुनिए राकेश सिन्हा, देखिए फिर नहीं तो भटक जाते हैं ना, पूरी बात नहीं सुन पाते एक दूसरे की। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल, इसको डिसबैंड
नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने के चलते नहीं, बल्कि वहां आरक्षण की जो मुखालफत हो रही थी, जो जातीय संघर्ष में तब्दील होती दिख रही थी, उससे वैमनस्य फैल सकता था यूनिवर्सिटी कैंपस में, इसीलिए उसे डिसबैंड किया गया। क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक चीज जोड़ना, संदीप जी जोड़ना चाहता हूं। उनके 4 लगातार लेक्चर्स में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, और इस लेक्चर के लिए जो पोस्टर लगाया गया उसमें अंबेडकर जी का एक गलत कोट दिया गया, वी हैव टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म। मेरे पास मेल आ चुका है, कहिए तो मैं आपको मेल ट्रांसफर कर दूं। नहीं, मैंने सारा पढ़ लिया है। मद्रास या दिल्ली, मैंने सारा पढ़ लिया। अब एक चीज बताता हूँ, राकेश सिन्हा, आपसे ही मुखातिब हूँ। राकेश सिन्हा, आपसे ही मुखातिब हूँ। बड़े अरमान के साथ देश देखता है, क्या उसे आपसे मुखातिब हूँ सर। 107 साल पीछे लिए चलता हूँ आपको। 107 साल, 1908 की बात है। 18 जनवरी 1908, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले, वहां पर एक इवेंजलिस्ट थे, क्रिश्चियन मिशनरी, धर्मांतरण की बातें किया करते थे, भारत में बहुत काम किया था। उनका नाम लवेल मरे था, और वहां पर उन्होंने हिंदू जो प्रीस्ट थे, जो हमारे संत लोग हैं, उनको इमोरल, वहां पर 16 हिंदुस्तानी छात्र भी बैठे थे। उनमें गिरीन्द्र मुखर्जी नाम के एक शख्स भी थे। उन्होंने आपत्ति की कि ये पैसेज हटा दीजिए, हमारे संतों को अनैतिक मत बताइए। बात नहीं सुनी गई तो मुखर्जी साहब बैठे रहे। मरे ने अपनी बात पूरी की, उसके बाद उन्होंने मंच संभाला और तर्क देते हुए, ये लेक्चर चल रहा था अवेकनिंग ऑफ द ओरिएंट को लेकर, और उन्होंने ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य की तमाम कुरीतियों का वहां पर सिलसिलेवार तरीके से वर्णन किया, और तालियां भी वहां पर बजी। आज तक 107 साल बाद भी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं ना राकेश जी, तो वहां पर जो वॉक टूर्स जो लगते हैं, इस जगह पर आपको ले जाया जाता है, पूरी बात बताई जाती है, मुंह बंद नहीं कर दिया जाता है, डिसबैंड नहीं किया जाता है। संदीप जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं आपको बधाई देता हूं इस उदाहरण के लिए, और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, तर्क के आधार पर आपने वो कैलिफोर्निया का दिया, मैं तो बनारस का दे रहा हूं। तर्क के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के गढ़ बनारस में जाकर 300 पंडितों से डिबेट किया, और डिबेट को 50,000 लोग देख रहे थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती पर तालियां बजी, लेकिन मारपीट नहीं हुई, गाली गलौज नहीं हुआ। जब हिंदू देवी कहां गाली गलौज हुआ, कहां गाली गलौज हुआ? अनिल बलूनी, मुझे ये बताइए, देखिए मैं, ये चिट्ठी मेरे हाथ में है सर, पूछिए मद्रास, ये चिट्ठी है मेरे हाथ में जो ये अनोनिमस स्टूडेंट ने लिखी है। कुछ वामपंथियों ने, राकेश जी 1 मिनट दीजिएगा आप, अनिल बलूनी से मैं सवाल पूछूंगा, मिसयूज करके उस कैंपस में जातीय संघर्ष कराने की कोशिश की। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया राकेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। अनिल बलूनी, मुझे ये बताइए, ये पूरी चिट्ठी कोई बहुत लंबी चिट्ठी नहीं है, स्टूडेंट ने अपना नाम भी नहीं लिखा, अनोनिमस लेटर थी जो कि स्मृति ईरानी के दफ्तर में भेजी गई। उसमें क्या क्या चीजों का जिक्र है? कंट्रोवर्शियल पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स, दे हैव बीन पब्लिश्ड एंड पेस्टेड। उसमें इस ग्रुप का जिक्र किया गया है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट हेट्रेड अगेंस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिंदूज। फिर इन्होंने जो पैम्फलेट का जिक्र किया, ये दरअसल ये स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया, अंबेडकर पेरियार स्टडी ग्रुप ने, स्टडी सेंटर ने कुछ नहीं किया है। ये डॉक्टर आर विवेकानंद गोपाल, कुप्पम यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के, जो स्टार स्पीकर थे, उनकी बातें इन्होंने पैम्फलेट में लिखी थी। कहीं कोई जिक्र नहीं है। और दनादन डायरेक्टर आईआईटी मद्रास के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, टेक्निकल सेक्शन 1, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चिट्ठी भेज देती हैं, इशारा कर देती हैं, बंद करो इसे। गलत कह रहा हूं तो बताइए अनिल। नहीं, देखिए संदीप जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आईआईटी मद्रास है वो एक बिल्कुल स्वायत्तशासी संस्थान है, और उसमें कोई ऐसा सरकार का डे टू डे का कोई दखल नहीं रहता है। और अगर दखल नहीं था, कोई ऐसा उन्होंने सरकार ने इशारा नहीं किया होता, क्या ये क्या इस स्टडी ग्रुप को डिसबैंड किया जाता? नहीं, अच्छा
संदीप जी बताइए, कल कोई पत्र आएगा और हम उस पत्र को भेजेंगे नहीं और कोई मामले पत्र में कोई सोर्स नहीं दिया हुआ पत्र आया था, है। भेजा नहीं। देखिए ऐसी बातें की गई हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिएगा। वी बिलीव अनोनिमस लेटर है, वी बिलीव दैट द ग्रुप इज पोलिटिकली मोटिवेटेड, वी बिलीव एंड इज गेटिंग फंड्स एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस। किसी का कोई जिक्र नहीं है, मेरा मानना है। मैं कहने लगूं नहीं अनिल बलूनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, मेरा ये मानना है। ये कुछ ऐसी बात हो रही है। मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूं अनिल, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। सम हायर अथॉरिटी पीपल ऑफ IIT आर ऑल्सो सपोर्टिंग देम। हु आर द हायर अथॉरिटी? कोई जिक्र नहीं। दे आर यूजिंग IIT मद्रास एज अ स्टेज टू गेट पब्लिसिटी। अरे किसी ने कुछ भी, रात को स्वप्न आ गया, मंत्रालय को चिट्ठी भेज दी, मंत्रालय ने डायरेक्शन दे दी IIT मद्रास को, ग्रुप डिसबैंड हो गया। हम 21वीं सदी के भारत में हैं। नहीं संदीप जी, मैं उसके बाद जब ये पत्र गया तो IIT मद्रास ने उसकी जांच की है। उसकी जांच करने के बाद उनको लगा कि भाई इसमें नियमों का अवहेलना हुई है, तो इसलिए वो ग्रुप बैंक किया। इसमें कहाँ समस्या है? अनिल, आप पत्रकार रहे हैं, मैं पत्रकार हूं, आप राजनेता बन गए। इतना आसान होता है, इतना सरल होता है सब कुछ। बस उन्होंने फिर वो क्योंकि मंत्रालय की चिट्ठी आई तो IIT मद्रास ने फिर संज्ञान लिया। पहले दिए तले अंधेरा हो रहा था। IIT मद्रास के डायरेक्टर को ही नहीं पता मेरे कैंपस में क्या हो रहा था। गले नहीं उतरती हैं बातें। नहीं आप भी बताइए संदीप जी, अगर कोई पत्र आएगा और उसको नहीं भेजेंगे, नहीं तो फिर आप इसी पे डिबेट करेंगे। नहीं देखिए, आप इसी पे डिबेट करेंगे कि एक पत्र आया था और उस पर कार्रवाई नहीं नहीं, डिबेट लाजर है। क्या आलोचना करने का भी हक एक आम आदमी को नहीं है क्या? रीता बहुगुणा जोशी इंटरजेक्ट करना चाह रही है। रीता जी माफी चाहूंगा, एक ब्रेक लेना है। आलोचना सब हो रही है। अनिल ब्रेक लेना है भाई, ब्रेक लेना है भाई, ब्रेक तो ले लें। एक ब्रेक ले लेते हैं। अभय कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात हो रही है अभिव्यक्ति की आजादी। क्या सरकार की आलोचना करना हक नहीं है एक आम हिंदुस्तानी का, एक भारतीय नागरिक का? लेकिन दरअसल ये चर्चा अब खालिस राजनीति में भी तब्दील हो गई है। ये स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की तू में तब्दील हो गई है। मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश, लेकिन हम भटकने को तैयार नहीं हैं। रीता बहुगुणा जोशी, आप रिस्पॉन्ड कर रही थी। सरकार की आलोचना करना क्या गुनाह हो गया? देखिए, राकेश जी ने कहा कि स्वायत्तता है, परंतु कैंपस में कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष का डर था, उकसाई बातें की गई, दुराव पैदा हो रहा था। अगर ऐसा होता तो डायरेक्टर खुद उस वक्त प्रियम्पटू वहां पर लेते एक्शन। पर रीता जी, एक्शन कब हुआ? रीता बहुगुणा जोशी, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। मंत्रालय से आता है, ये सवाल तो मैंने सारे पूछ लिए। बाद एक्शन लिया जाता है। रीता बहुगुणा जोशी, ये सवाल तो मैंने सारे पूछ लिए। मेरा सवाल एक सवाल कि वहाँ कोई ऐसी आपने NSUI का भी जिक्र किया। दरअसल हमारे देश में, एक मिनट सुनिए आप रीता, होने की बात की। रीता बहुगुणा जोशी सुनिए, आपने NSUI का भी जिक्र किया था कि वो तो छात्र हैं। मुझे मालूम है NSUI के जो नेता या अध्यक्ष, वो 40-40 साल में भी नेतागिरी ही करते रहते हैं। वो कितनी पढ़ाई करते हैं और नेतागिरी कितनी करते हैं, मैं उस बहस में नहीं जाता। ABVP का भी वही हाल है। लेकिन IIT मद्रास में पढ़ाई लिखाई पर बातचीत हो, डिबेट हो, शास्त्रार्थ हो, लेकिन वहां प्योर पॉलिटिक्स होने लग जाए, वहां कास्ट डिवाइड का खतरा पैदा होने लगे, तो क्यों ना कार्रवाई की जाए? क्यों ना हो उस पर यह मुलम्मा क्यों उड़ा दिया जाए? नहीं ये तो सरकार की आलोचना थी। पहली बात का पहला प्रश्न का उत्तर कि आपको शायद जानकारी नहीं है, NSUI में 27 साल की उम्र के ऊपर एक भी हमारा पदाधिकारी नहीं है, तो इससे और दलों की बात मत करिए, हमारे यहाँ नियम है। दूसरी बात, आपने जो बात कही, संदीप जी मेरा एक सवाल है। ग्रुप है, स्टडी सर्कल है। आपको पेरियार की आइडियोलॉजी मालूम है? पेरियार की आइडियोलॉजी मालूम है? अंबेडकर की आइडियोलॉजी मालूम है? हाँ। और इनकी आइडियोलॉजी अगर सब जानते, राकेश जी भी जानती, मैं भी जानती हूँ। पेरियार की आइडियोलॉजी बहुत रेडिकल है, बहुत ही प्रतिक्रियावादी है। तो एक तो पहले आपने संगठन बनने दिया पेरियार के नाम पर। अब अगर पेरियार जी की आइडियोलॉजी पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, तो निश्चित रूप से जो वर्ण व्यवस्था इस देश की है उस पर आक्षेप होगा। नहीं, मैं थोड़ा अज्ञानी हूँ इन मामलों में। रीता बहुगुणा जोशी, मैं थोड़ा अज्ञानी हूँ इन मामलों में। नहीं, मेरा सवाल मैम, मेरा सवाल, अज्ञात बच्चे ने एक शिकायत भेजी और इतना बड़ा एक्शन। नहीं, ये सवाल तो मैंने पूछ लिया। मेरा एक्शन नहीं, ये सवाल तो मैंने पूछ लिया। मेरा सवाल आपसे है ना मैम,
रीता जी, से तो आप- मेरा सवाल, मैं अनिल आ रहा हूँ। आप अज्ञानी अनिल को एक मिनट पूछ रुकिए, सकूंगा। एक मिनट रुकिए। रीता बहुगुणा जोशी, मैं थोड़ा अज्ञानी हूँ, थोड़ा सा मेरे इजाफा कीजिए मेरी जानकारी में। मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जिक्र किया, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, क्या यहां पर भी इस तरह के स्टडी ग्रुप्स होते हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लोग लगे रहते हैं, या ये विशुद्ध भारतीय है, एक हमने परंपरा इजाद कर दी है? हमारी जब से देखिए, मैं 40 साल से यूनिवर्सिटी में रही हूँ, 32 साल मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर एक नहीं 50 स्टडी सर्कल्स हैं। और हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी, स्टडी सर्कल को कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर यहाँ पर विशुद्ध राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं लोग। यहाँ राजनीति हो रही है, इसमें पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं। स्टडी सर्कल राजनीति करी स्मृति ईरानी ने, अच्छा। राजनीति करी मंत्री ने, कि उन्होंने संदीप जी, मैं जवाब देना चाहता हूं, पर ये आदेश भेज दिया कि आप इसको देखिए। डायरेक्टर ने क्यों नहीं एक्शन लिया? देखिए, अगर डायरेक्टर एक्शन लेता, वाइस चांसलर एक्शन लेता, आजकल डायरेक्टर का रोल भी मिनिस्टर निभा रही हैं, वीसी का रोल भी निभा रही ये हैं। अहम सवाल है अनिल, कमेटी भी इस सवाल का जवाब देंगे। ये क्या हो रहा है? डायरेक्टर को मैंने भी ये पूछा आपसे, ये कल्याण दे रहा था क्या? जब तक एचआरडी से एक इशारा नहीं जाता तब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? अनिल, संदीप जी, रीता जी बोल रही थी, आप दोनों साथ साथ बोल रहे तो सुनाई नहीं दिया। नहीं, सवाल ये है कि ठीक है भाई, वहां पर मैं मानता हूं, मैं ये तर्क मान लेता हूं कि वो जो गतिविधियां कर रहे थे वो जातीय संघर्ष में तब्दील हो सकता था, वो पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं। तो ये कार्रवाई अगर करनी भी थी अनिल, तो ये तो डायरेक्टर आईआईटी मद्रास को करनी चाहिए थी। ये चिट्ठी आती है दिल्ली, अनोनिमस चिट्ठी का जवाब एक इशारे के तौर पर डायरेक्टर के पास जाता है, तब कार्रवाई क्यों होती है? तभी तो सवाल उठते हैं कि सरकार का एजेंडा है कोई जो फॉलो हो रहा है। संदीप जी की देखिए, किसी ने कोई सरकार का, उसमें कोई सरकार को कोई बहुत बड़ा क्रिटिसाइज नहीं हो रहा था, कोई ऐसा नहीं। उसमें जो जब जांच की गई पूरे मामले में, तो उस पूरे जो स्टडी सर्कल में बाहर के लोग घुस गए थे और लगता था कि ये मामला ठीक नहीं चल रहा, इसलिए किया गया। कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं इसमें जो रीता जी ने बोला, जरूर मैं बोलना चाहूंगा रीता जी को, जो भी राजनीतिक बात कर रही थी, कि रीता जी ये बताइए, आप तो एक महिला हैं, आज स्मृति ईरानी जी के घर में प्रदर्शन किया एनएसयूआई के लोगों ने, आपके घर पे भी एक बार प्रदर्शन हुआ था, आपका घर जला दिया था, आप थे नहीं वहां पर। आज स्मृति ईरानी उस घर में नहीं थी, आप बिना सूचना के आपके लोग, युवा जो एनएसयूआई के लोग वहां पहुंच जाते हैं, कोई हादसा कर देते। आप तो एक महिला, आपको बोलना चाहिए था कि भाई क्या कर रहे हो एनएसयूआई के लोग, क्यों राहुल गांधी जी के भड़काए पे जा रहे हो इस तरीके से, ऐसा क्यों कर रहे हो? स्मृति ईरानी घर पे नहीं है, इसी तरह की घटना आपके साथ हुई थी। आप फिर संवेदनाओं की बातें करके आपके घर में हादसा नहीं हुआ था क्या? आपके आप डिबेट को मुद्दे से भटका रहे हैं, जो मैं नहीं करने दूंगा। घर को जलाते नहीं है ये यहाँ पर स्मृति ईरानी या राहुल गांधी का मसला है ही नहीं, अभय कुमार दुबे, ये मसला है ही नहीं, ये भटकाने की कोशिश है। सवाल बड़ा है, आलोचना का हक भी नहीं रह गया। और ये पहला वाकया नहीं है जब शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी पर, एचआरडी मंत्रालय पर ये सवाल उठे हों। देखिए, ये जो बहस काफी देर से मैं सुन रहा हूं, माफ कीजिए मैं थोड़ी देर से आया इस बहस में। मुझे तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस मसले को का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो काफी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो तर्क पेश कर रहे हैं वो तर्क बहुत ही, और जो तथ्य पेश कर रहे हैं वो तथ्य बहुत ही अकाट्य किस्म के हैं। अरे बलूनी साहब, जरा 2 मिनट माफ कीजिएगा, आप तो काफी देर से बोल रहे हैं, बहुत ही अकाट्य किस्म के, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल है कि ये मामला हुआ कैसे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को की चाटुकारिता करने के लिए और उनको खुश करने के लिए ये बहुत ही एक अतिरिक्त उत्साह में उठाया गया कदम है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सारे देश में तमाम सारे मुकामों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 के हटा दिया है यहाँ पर। जितनी भी उच्च हमारा शिक्षा देश है, जितनी भी उच्च शिक्षा के बड़े बड़े मुकाम हैं, वो तमाम मुकाम छात्रों के लिए, जो कि बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उनके लिए राजनीति और विचारों की राजनीति की एक पाठशाला भी होते हैं। वहां पर तरह तरह के स्टडी सर्कल्स चलते हैं। उन स्टडी सर्कल्स पर हमेशा आरोप लगाया जा सकता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बारी अब आपसे और राकेश सिन्हा से कुछ के सवाल नहीं, अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। तीखा सवाल ये, राकेश सिन्हा ने थोड़ा इशारा भी किया, हिंदुइज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कहा है, गलत बयानी की गई है। ये हिंदू एजेंडा कहां से आ गया इसमें? अगर वो SC STs की बात कर रहे हैं, एक मिनट मैं यहां पर राकेश जी आपको भी बता दूं, कुछ फैक्ट्स हैं। मद्रास IIT मद्रास में जो हो रहा है ना, वहां आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। RTI के जरिए जो जानकारी अब सार्वजनिक हुई है, राकेश जी सुनिएगा गौर से,
पिछले 8 सालों में 2479 रिसर्च स्कॉलर्स वहां एडमिट हुए, उनमें से सिर्फ 143 दलित थे, यानी कि 5.7%। 500 से ज्यादा प्रोफेसर्स हैं, और आप तो शिक्षाविद हैं राकेश सिन्हा। 87% वहां पर ब्राह्मण्स हैं। वहां पर दलितों को लगता है, SC, ST और OBCs को लगता है कि उनके साथ ना इंसाफी हो रही है। और वो क्यों? PhD और MS में ओनली 5.7% रिसर्च स्कॉलर्स आर दलित्स, 64% अपर कास्ट हैं। फैकल्टी सिलेक्शन में 2% दलित हैं, सिर्फ फैकल्टी में 2% दलित हैं। देखिए, राष्ट्रीय मैं आ रहा हूं राकेश जी, पहले अभय का राष्ट्रीय comment। स्वयंसेवक संघ दलितों को आरक्षण के पक्ष में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलितों को सताया हुआ हिंदू मानता है? ऐसी परिस्थिति में इस मसले पर ये सताए हुए हिंदू जब कहने लगते हैं हिंदुइज्म पे ही सवाल उठाने लगे, हमारी वर्ण व्यवस्था पर तो ये घालमेल होने लगती है, फिर समझ नहीं आता कौन किसके साथ। देखिए, दलित अंबेडकर और फुले की जो विचारधारा है वो दरअसल केवल 15% जो देश के दलित हैं वही तो उस विचारधारा का झंडा बुलंद करते हैं। अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसके प्रवक्ताओं के सामने चुनौती है कि हिंदू समाज के अंदर ये जो अल्पसंख्यक स्वर है, उस अल्पसंख्यक स्वर को किस तरीके से वो बुलंद होने दे, उसको प्रोत्साहित करे, ना कि उसके ऊपर हिंदू समाज को नष्ट करने का आरोप लगाकर उसको किनारे धकेल दे। कह रहे हैं इन्हें, दरअसल ये बहुसंख्यक है हिंदू समाज के, दरअसल अगर हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करें। जी, अब देखिए, समस्या ये है, मीडिया में भी यही स्थिति है जो वहां पे IIT में स्थिति है। समस्या ये है कि इस कोई भी इस तरह के छोटे मोटे स्टडी सर्किल होंगे, उनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का आरोप लगाना बहुत ही आसान है। उनके ऊपर ये आरोप लगाना भी आसान है कि उन्हें बाहर से कहीं मदद मिलती है। जितने भी छात्र संगठन विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में काम करते हैं, उन सभी पे आरोप लगाया जा सकता है। उन सभी को उनकी पार्टियों के कोष से पैसा आता है, तो ये तो सभी के ऊपर आरोप लग सकता है, केवल दलितों के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? एक समाज शास्त्री होने के नाते मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हिंदुइज्म का खतरा नहीं है, ये हिंदू में ही हाशिए पर धकेले गए ऐसे छात्र जो पढ़े लिखे हैं, जो सारी बातें समझते हैं, वो कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं, शायद दर्द का इजहार भी कर रहे हैं। उसमें हिंदू एजेंडा थोप देना या ये कह देना ये तो हिंदुइज्म को खत्म करने की सिफारिश करते घूम रहे हैं, शायद वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उनकी बातें भी सुननी चाहिए, बजाय इसके कि वो दबा दी जाए, डिसबैंड कर दी जाए। संदीप जी, यदि आरक्षण के ऊपर उनका आंदोलन होगा तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका समर्थन करूंगा। यदि उस पर प्रतिबंध नरेंद्र मोदी की सरकार लगाएगी तो मैं नरेंद्र मोदी जी का विरोध करूंगा। लेकिन सवाल आरक्षण का नहीं है, सवाल है कि यदि मैं लेक्चर देने जाता हूं हिंदुत्व पर और मैं इस प्रॉफिट का मजाक उड़ाऊं, मैं लेक्चर देने जाता हूं समरसता पर और बाबा साहब अम्बेडकर और परिवार पर को गालियां दूं, तो क्या कोई विश्वविद्यालय, कोई इंस्टीट्यूशन गाली कहां दी जा रही है? सवाल उठता है कि आप दिल्ली IIT मद्रास को क्या बनाना चाहते हैं और स्मृति ईरानी जी पर क्यों ब्लेम किया जा रहा है? ये हमारी ईरानी जी ने तो कपिल सिब्बल के राकेश सिन्हा, हिंदू धर्म की खूबी ये है, हम अपने भगवान से भी झगड़ा कर सकते हैं, हम अपने भगवान से भी झगड़ा कर सकते हैं। नहीं, भगवान से हम ना इत्तेफाकी रख सकते हैं। IIT दिल्ली और IIT मद्रास नहीं है, उसके लिए बाहर का कैंपस में कर लीजिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और आप कहते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने RSS की शाखाओं को रोकने के लिए वायलेंस करने की अपील की है? क्या ये न्यू फासिज्म नहीं है? क्या राहुल गांधी न्यू फासिस्ट नहीं है? वायलेंस साफ करवाते हैं। देश की आजादी के बाद वायलेंस साफ करवाते हैं। बहुत विरोधी रहे, आप भी संख्या आप मुद्दे से फिर भटक गए, मुद्दे से भटक गए और NSUI को बता रहे हैं जिसने अधिवेशन में स्टेशन से लेकर शहर तक क्या उत्पाद मचाया था हिंदुस्तान के इतिहास में सबको मालूम है। छात्र संघ के इतिहास में हिंदू धर्म खतरे में आ गया, संघ की आइडियोलॉजी हावी हो, ये आरोप लग रहे हैं और इस चर्चा से ये बात फिर से उठती है दलित और उठाने के लिए मैं मजबूर होता हूँ। देखिए, दलित समाज के जो आंदोलन रहे हैं पेरियार के जमाने से, फुले के जमाने से और अंबेडकर के जमाने तक और उसके बाद भी कांशीराम के जमाने तक, उनसे हिंदू धर्म की एकता, न तो एकता को कोई खतरा पहुंचा है, न हिंदू धर्म को कोई खतरा पहुंचा है। दरअसल उससे हिंदू धर्म समृद्ध हुआ है और हिंदू धर्म के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था छुआछूत का, वो कलंक एक सीमा तक धुला है, एक सीमा तक। मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के पैरोकारों को दलित समाज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी राजनीतिक चेतना, उनके आंदोलन और उनकी दावेदारियों से हिंदू समाज और पहले से बेहतर हुआ है। इसलिए ये उनकी वही आरोप लगाना कि उससे हिंदू समाज को खतरा है, हिंदू समाज की एकता को खतरा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पर यहाँ अनिल, क्या आप ये बात मानेंगे और थोड़ा सा
मैं एक परिपक्व जवाब की उम्मीद करता हूं आपसे। ये एक परसेप्शन का खेल भी होने लगा है। परसेप्शन में आपने कांग्रेस की हवा निकाल दी पिछले साल, लेकिन मैं आज के 2015 के भारत की बात करूं, एक परसेप्शन क्या ऐसा नहीं बनता दिख रहा है अनिल कि नहीं, सरकार अपने विरोध में कोई भी बात सुनने को तैयार होती नहीं दिख रही। ये अच्छा नहीं होगा सरकार के लिए अगर ऐसी परसेप्शन बन रही है, और मुझे ऐसी आहट महसूस हो रही है। मैं गलत हूं क्या? नहीं संदीप जी, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कुछ सोच विचार की चीजें होनी चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि 2 दिन पहले एक मुंबई का मामला आया था, सारे टीवी चैनल्स पे डिबेट ये शुरू हो गई कि अब भाजपा की सरकार बन गई, अल्पसंख्यकों को घर नहीं मिलेंगे, अब भाजपा की सरकार बन गई, सबको भगा दिया जाएगा। कैसी बातें चल रही हैं संदीप जी? बाद में पता लगा ब्रोकर उस महिला का भी हमारा विवाद हो चैनल गया। था, हमने सवाल उठाने शुरू कर दिए जैसे ही हमें पता लगा बाद में बात नहीं संदीप जी, ब्रोकर के साथ क्या झगड़ा हुआ था जी, लेकिन एकदम तब सारे तक मीडिया को पूरी पेश मत शाम कीजिए। मेरी गुजारिश चैनलों ने है। चलाया। इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं अभी। संदीप जी, ये तो मसला है ही नहीं बहस का। अब संदीप जी अब बोलने नहीं दिया जाएगा तो क्या फायदा? जब मैं पूरी चलिए, बात चलिए, कहूंगा बोलिए। तभी तो। आप देखिए कि जब पूरी शाम चला दिया आप लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, मुसलमानों को घर नहीं मिल रहा है, उसके बाद शाम को पता लगता है कि ब्रोकर से लेन देन और एनओसी का विवाद हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस मामले में भी बहुत पर सिंपल सा सरकार को मामला क्या है सजग होने कि की जब जरूरत है? IIT मद्रास ने जांच की, ऐसी जब परसेप्शन IIT जो मद्रास बनती ने दिख जांच रही की, है, तो इस आहट का जो खतरा है, क्या सरकार उस बात को लेकर सजग है? नहीं, मैं बता ना, हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम पूरी तरह से कोई हमारी निंदा करे, हम बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल आराम से सुनने हाँ, के लिए निंदा तैयार नेड़े है, राखिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेकिन दिक्कत ये नहीं। मामला देखिए, मैं ये मामला समझता हूं कि सरकार से नहीं, जिस तरह से सरकार बताया जा कुछ रहा है। सजग नहीं है। अगर आप अमित शाह के पिछले जयंती के सवाल पे जो उन्होंने तमाम मंचों से बयान दिए हैं और जिस तरीके से मीडिया को उन्होंने कास्टिगेट किया है और कोने में धकेला है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार किसी भी किस्म का कोई भी विरोध की आवाज और आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये 100% वफादारी, 100% समर्थन चाहती है। देखिए अभय दुबे जी का तो देखिए सब लोग जानते हैं। अभय दुबे जी जो जिस तरह से बताते हैं, चीजों को जिस तरह से करते हैं, मुझे भी बोलने दीजिए 10 सेकंड। आप सरकार रीता के जी, बाहर छोड़ कंक्लूड दीजिए। करना है मुझे। पार्टी के अंदर देखिए, अब जब अडवाणी जी ने थोड़ा सा मोदी जी के विचार से अलग बोला, उनको हाशिए पे लगा दिया। जब उनके पार्टी में जोशी जी बोले, उन्हें हाशिए पे लगा दिया गया। पार्टी के अंदर भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। केसरी के कपड़े नहीं अभिव्यक्ति फाड़े की हमने। आजादी, सुन लीजिए, विचारों की सीताराम आजादी, केसरी को उठा के उससे हमने नहीं जिसने भी फेंका। टक्कर लेने की अभिव्यक्ति कोशिश की की, उसका स्वतंत्रता की नुकसान बात हुआ है। करिए, इमरजेंसी अनिल हमने नहीं लगाई देश बलूनी, में। रीता बहुगुणा जोशी, इमरजेंसी राकेश सिन्हा और अभय कुमार दुबे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।